जो भी जेई के सवाल होते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल होते हैं। चलो बात करते हैं थोड़ा सा आज हमने पढ़ क्या लिया है उसमें। रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया है जी। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो थी क्या थी लास्ट में, अपवर्तन तो था ही। अपवर्तन का जो व्याख्या जिसको उसका सारांश बताएगा लास्ट में, क्या उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक और ये उदाहरण में बताया था कि नहीं, कि मतलब ये बताया था ना कि अगर जल में है या किसी सघन माध्यम में है और विरल माध्यम में मैं कोई वस्तु देखता हूँ तो उसकी हाइट में कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है कि वो कुछ ऊपर रहेगा कुछ नीचे रहेगा, ये दिक्कत हो सकती है ना। इससे बहुत सवाल आते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये सब दोहराना हो, पुराना जो भी कल का है, तो आप जानते हैं चैनल का नाम IIT फिजिक्स 1 स्टेप अहेड नॉलेज। इस पे आपको जितना पुराना है सब मिल जाएगा, चाहे पहले दिन की क्लास हो, चाहे दूसरी क्लास हो, लाइट का इंट्रोडक्शन हो, चाहे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर उसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं उसके बाद जाके दोहराना चाहें तो दोहरा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भी कोई नया प्रश्न बनता है तो आप पूछिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैं सीखा था कि अगर माध्यम सघन रहेगा तो स्पीड की जो प्रकाश की स्पीड हो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ये सीखा था ना। और विरल है तो अधिक रहेगी। और हाइट के डिफरेंस में पूछा था, उदाहरण सब पढ़ लिए हो ना जितने घटनाएं जो भी आपकी किताबों में दी हैं, चाहे न दी हैं। ठीक है, हीरे की चमकना में एक प्रारूप था क्या, जो ठीक है वो चमकता है, प्रकाश जाता है। ठीक है, तो एक क्या प्रकाश जाता है और बाहर नहीं निकलता है इसलिए चमकता है। ये तो हमने समझा था ना कि प्रकाश जाता है लेकिन आसानी से निकल नहीं पाता है, यही समझा था ना। तो क्या प्रकाश निकल नहीं पाएगा तो क्या वो चीज़ हमको दिखेगी? हाँ ठीक है, प्रकाश यदि अंदर चला जाता है और नहीं निकलता तो वस्तु हमको दिखती कि नहीं दिखती? मैं कहता हूं कि अगर हीरे में प्रकाश आसानी से चला तो जाता है, आसानी से निकल नहीं पाता। ठीक है, तो अगर निकल नहीं पाता तो वस्तु दिखती कैसे है हमको? तो हमने तो यही सीखा ना कि प्रकाश नहीं निकल पाता आसानी से। तो एक्यूरेट है प्रकाश, इसमें इंटर आसानी से कर पाता है, इसमें भटकता है ऐसे 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 भी, लेकिन निकलने की जब बात आती है तो कुछ निश्चित पॉइंट होते हैं। मैंने बताया भी था, ऐसा थोड़ी है कि उसमें चला गया तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ना, कुछ एक निश्चित पॉइंट से निकलता है, हर सरफेस से नहीं निकलता है। तो जहाँ निकलता है वहीं चमकता है। बात आपको समझ में आई? ऐसा भ्रम मत पालना कि प्रकाश उससे निकलता ही नहीं है, नहीं निकलेगा प्रकाश। तो मैं अपवर्तन या देखने वाले मैटर में समझाऊं कि मैं देख तभी पाता हूं जब प्रकाश उस बॉडी से टकराए, उससे टकरा के वापस आए। और चलो ठीक है, अगर प्रकाश गया और उससे आया ही नहीं तो मैं देखूंगा कहाँ? तब तो उनको ब्लैक बॉडी दिखेगी। दुनिया में एक शब्द है क्या, ब्लैक होल्स, नाम सुना है ना? नाम सुना ब्लैक होल्स का? जो ब्रह्मांड में मतलब तकरीबन हमारे करीब में, पूरे सौरमंडल के करीब में ऐसा कोई नहीं है, बहुत दूर है। नहीं तो ब्लैक होल से क्या है समझते हैं उसको, क्या है ब्लैक होल्स? जब कोई बड़ा ग्रह, ठीक है, जब कोई बड़ा तारा, जैसे सूर्य है, सूर्य जितना बड़ा है आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा है, कहीं ना कहीं पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। ठीक है, अगर उस पूरे सूर्य को एक मटर के दाने के बराबर मैं दबा के बना दूं, ठीक है, अगर उसका पूरा जो आयतन है, पूरा मास उतना ही रहे, उसका केवल आयतन मैं दबाते दबाते एक मटर के दाने के समान कर दूं, तो वो ब्लैक होल की तरह काम करेगा। यानी मैं कहना यही चाहता हूं कि ब्लैक होल एक ऐसा पिंड होता है जिसका आयतन बहुत कम होता है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा। भाई आयतन कम कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ ही रही है, यानी अपने एकांक आयतन में मतलब बहुत ब्रॉड क्या मास को, द्रव्यमान को समाये रखता है। तो अगर ऐसा भी तो
एक अगर मतलब ब्लैक होल बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि अगर कोई बहुत बड़ा पिंड है, वो अपने पूरे द्रव्यमान को एक छोटे पॉइंट में केवल समाहित कर ले, तो वो जो हो जाता है वो ब्लैक होल हो जाता है, उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो इसका प्रारूप क्या, मैं क्यों इसका नाम लिया हूँ, इसका तथ्य ये है कि क्या जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड है, सूर्य का भी है, ठीक है, लेकिन जब वो सारे पार्टिकल्स, जब उसके सारे जो द्रव्यमान के मैटर हैं, पदार्थ हैं, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो क्या इसके आसपास एकदम ब्रॉड, एकदम स्ट्रेंथफुल क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो गया ना। एक मटर के दाने बराबर उतना सारा मास समाहित रहेगा तो कितना फोर्स रहेगा उसके पास, बहुत ज़्यादा रहेगा ना। यानी कहीं ना कहीं उसके आसपास जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है बहुत हायर होता है। और ब्लैक होल्स की थ्योरी में हम जानते हैं कि अगर मैं ब्लैक होल्स की कल्पना करता हूँ उस तरह से, तो ब्लैक होल्स के पावर इतना पावर होता है तो व्यक्ति को क्या, थिंग्स को क्या, ग्रह को क्या, नक्षत्र को क्या, किसी को निगल सकता है। जैसे हम क्या अभी देखते हैं यहाँ, तो एक बॉल फेंकते हैं तो पृथ्वी अपने सरफेस पे खींच लेती है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इतना बड़ा पृथ्वी का मास था, वो फोर्स था, वो जो हमको आभास भी नहीं होता है ना, मैं पैर आसान से उठा लेता हूँ, उठा पाता हूँ, मतलब जितना से वो खींच रही हो उससे विपरीत मैं कार्य कर पाता हूँ। लेकिन अगर उसी का मास एकदम एकल बिंदु पे समाहित हो जाए तो वही फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो बहुत हायर हो जाता है, और वो इतना हायर होता है एक ब्लैक होल्स के लिए। और ब्लैक होल्स मैंने बताया कैसे बनता है, यदि बहुत बड़ा मास है और एक आग बिंदु पे सारा मास समाहित हो जाए, तो उस समय क्या होता है, उसके जो चारों ओर का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो इतना हार्ड होता है, तो किसी वस्तु, बॉडी, ग्रह या आसपास का कोई तारा भी है तो उसको भी क्या कर सकता है, निगल सकता है। निगल सकने का मतलब क्या, आकर्षित कर लेगा, अपने सरफेस पे ला लेगा, और लाएगा तो अपने भाई यहाँ से अगर एक पार्टिकल है एक दूसरे पार्टिकल को खींचता है तो क्या ला के चिपका लेगा, अपने काम खत्म, यानी वो भी ब्लैक होल्स का पार्ट बन गया। तो ब्लैक होल्स में एक सबसे बड़ी खास बात है, यदि आप उसका क्या करें, स्पेक्ट्रम देखें या फोटो देखें उसका, तो आपको हमेशा मिलेगा कि सोशल मीडिया पे आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो उसका एक ब्लैक यानी ब्लैक होल, नाम ही उसका बड़ा है ब्लैक होल, यानी ब्लैक डार्क दिखता है, ठीक है। उसके आसपास से ये लगभग लाल हल्की सी रोशनी दिखती है। तो ये ब्लैक वाला पार्ट हमको ब्लैक क्यों दिख रहा है, बस इसको बताने के लिए मैं इसका नाम लिया हूँ। यानी ये जो रीजन था ये ब्लैक होल, वास्तव में उसकी संरचना क्या थी मैं तो देख नहीं पाया, ना कोई देख पाया, अनुमान लगाया गया है बस। और ये कहा गया है क्या ये ब्लैक इसलिए दिखता है, मैं प्रकाश के सिद्धांत में क्या देखता हूँ कि ब्लैक वही दिखेगा जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता, यही तो जानता हूँ ना, जिसका कोई रंग नहीं वो ब्लैक दिखता है, यानी अंधेरे में हमको वस्तु ब्लैक दिखती है ना, काली दिखती हैं, यानी वो प्रकाश हमको उसको नहीं मिलता है। और यदि प्रकाश मिलता भी है उसके बाद भी वो ब्लैक दिखती है, तो वही कारण उसका कि वो किसी प्रकार के प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सबको अवशोषित कर लेता है, किसी को जाने नहीं देता है। तो ये ब्लैक होल ब्लैक केवल इसलिए दिखता है कि प्रकाश को तो आने देता है, लेकिन इसकी पावर इतना पावर है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स इसका हाई है कि वो प्रकाश को भी वापस जाने नहीं देता, ठीक है। तो ये ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक शब्द से जैसे अगर उसी तरह में क्या हीरा जो है, अगर प्रकाश केवल आता जाता नहीं तो क्या हो दिखता, ब्लैक दिखता, काला दिखता, ब्लैक बॉडी दिखती। तो ये ब्लैक होल्स का थोड़ा सा आप नाम और संज्ञान जानते रहें, जो प्रकाश जैसे जिसका लगभग मैं मानता हूं कि इसका कोई द्रव्यमान ही नहीं है, उसको भी वो खींच लेता है और जाने नहीं देता वापस, इसलिए वो हमको ब्लैक दिखाई देती है। तो अभी तो हमारे सौरमंडल, अभी हमारे जो भी सौरमंडल के बहुत दूर दूर तक कोई क्या है ब्लैक होल नहीं है। अगर रहता तो पता चलता कि ये जो हमारा जो सौरमंडल है उसका अंत बहुत करीब रहता, ठीक है। अगर आ जाएगा किसी के रेंज में, किसी ब्लैक होल की रेंज में आ जाता है अपना सौरमंडल, तो क्या हो जाएगा, सब खत्म, सब उसी में क्या हो जाएगा, खींच देगा, काम खत्म सबका। तो मेरा बस समझाने का तात्पर्य इतना था कि ब्लैक क्यों दिखता है, वो ब्लैक होल्स नाम क्यों पड़ा है, वो है क्या। फिर हम चर्चा करते हैं पुरानी चर्चा पे कि अगर माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की स्पीड बदलती है। इसको मैं डायरेक्टली संज्ञान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक से ले सकता हूँ। तो एक सवाल मैं देता हूँ, आप विचार करें कि मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, तालाब में एक मछली है, ठीक है, मछली है, ये ऊपर से क्या किया जाता है, 20 मीटर की ऊंचाई से, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, छोड़ दी जाती है, मतलब फेंका नहीं है, छोड़ दिया जा रहा है केवल,
और ये मछली उसको तब देखती है जब ये कितना दूर चल दिया रहता है, 12.2 मीटर चल दिया रहता है, यानी लगभग मान लेते हैं यहाँ से आ गया रहता है। तो इस समय ये देखती है मछली कि हाँ यहाँ से गेंद आ रही है, यानी इस पॉइंट से गेंद आ रही है। तो इसको ये क्या लगेगा, इसको मछली को क्या लगेगा कि किस स्पीड से आ रही है, बस वो आपको स्पीड बतानी है कि मछली जो देख पा रही है वो क्या देख पाएगी कि मछली की दृष्टि से उस बॉल की स्पीड क्या होगी, यही आपको बताना है। और एक केस आपको केवल दे दिया है कि इस जल का अपवर्तनांक 4/3 है। लगाइए, बताइए क्या होगा। हमारे पास जल का अपवर्तनांक है, ये भी कह रहा है कि बॉल जो है एयर से जो आ रही है वो 20 मीटर की ऊंचाई से आ रही है। मछली उसको तब देखती है जब वो 12.2 मीटर की ऊंचाई तय कर लिया होता है। तो अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो आते हुए वो देख रही होगी, तो उसको क्या लग रहा होगा कि किस स्पीड से आ रही है वो बॉल, किस स्पीड से आ रही है, इसके हिसाब से क्या लग रहा होगा बताइए। कि अगर ये कहे कि इसको बताना हो इस मछली को कि ये बॉल किस स्पीड से आ रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, बस यही बताना है आपको। कुछ समझ में आ रहा है? ये शायद आपका सवाल है IIT 2009 का है शायद, या 2005 का होगा या 2009 का होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से ऐसे सवाल आते हैं। अगर मैं लगाऊं तो लगभग 5-6 लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन एकदम ओरिजिनल जो बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा उसको चलो देख लीजिए, ठीक है छोड़िए। पूरी मैकेनिक्स हमको आनी चाहिए एक सवाल के लिए, ऐसा नहीं कि मैं केवल प्रकाश का पढ़ रहा हूँ, प्रकाश ही आता है तो नहीं लग पाएगा। हमको पूरा 11 आना चाहिए, पूरा 11 का जो मैकेनिक्स होता है, पार्टिकल अगर यहाँ से छोड़ा गया तो यहाँ आते समय कितनी स्पीड होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वगैरह वगैरह क्या, ठीक है। यहाँ ठीक मैं भूल गया क्या, जी का मान नहीं भी दूँ तो भी आप 10 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न मैं दे रहा हूँ तो लिखना तय है, मुझको लिखना पड़ेगा जी का मान 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। क्या सवाल सबको समझ में आया? बॉल है 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उसकी कुछ स्पीड तो आएगी, गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ स्पीड होगी उसकी। तो जिस स्पीड से भी आए तो वो जब 12.2 मीटर पे आ जाता है तब वो देखती है मछली। तो यानी अब ये देखती है 12.2 मीटर ऊंचाई से एक क्या करता है, एक बॉल आ रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि वो किस स्पीड से आ रही है, बस ये बताना है। चलिए ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मछली कब देख रही है। मछली कब देख रही है? जब ऊपर से वो 12.2 मीटर चल लेता है, यानी वास्तविक ऊंचाई उसकी 20 मीटर थी इस सरफेस से। तो अगर ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 - 12.2 यानी ये 12.8 कर लीजिए, तो कितनी हो जाएगी, कितना भी कर लीजिए उससे कोई मतलब नहीं हो, तो आंकिक मान है, आपका आंसर कुछ और आएगा बस, ठीक है। तो यानी ये 12.8 मीटर चल ली, तो ये क्या हो गया कितना, ये दूरी कितनी हो गई, यानी जब मछली देख रही हो यानी उस समय ये वास्तविक ऊंचाई कितनी है, 20 - 12.8। किसी कोई दिक्कत बोलना जी, तो मैं समझ नहीं पाऊंगा क्या आ रहा है तुमको कि नहीं, ठीक है। तो कितना आएगा ये आप घटा देंगे तो 7.2 आ जाएगा क्या, यानी मछली तो यही जान रही है ना कि एक बॉल 7.2 मीटर ऊंचाई से गिर रही है। इसको ये नहीं पता है कि 20 मीटर ऊंचाई से आ रही है, इसको तो ये पता है कि नहीं, वो जब मैंने देखा तो वो क्या देखा कि हाँ वो 7.2 मीटर ऊंचाई से गिर रही है। तो अगर ये मछली ये समझती है कि चलो कोई वस्तु है वो क्या है 7.2 मीटर ऊंचाई से गिर रही है, तो वह वेलोसिटी नाप देगी। अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है मछली के हिसाब से, तो ये कहेगी कि चलो ठीक है, उसको आते आते यहाँ तक, अगर अभी अपने हिसाब से नहीं, अभी आप लगाइए कि अगर वास्तव में जल के सरफेस पे 7.2 मीटर ऊंचाई जब तय करके यहाँ पहुँचेगी तो कितना उसका वेग होगा। आपको फार्मूला याद होगा कौन सा, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v² = u² then 2a यस होता है ना। तो अब यहाँ a की जगह एक्सेलरेशन हमारा क्या है, g है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत जी। अब u² जो प्रारंभिक वेग है मछली के लिए 0 वो समझ रही है, तो यदि आप इसको 0 रख देते हैं और ये क्या रखते हैं 2as की जगह 2 × g का मान 10, यस का मान
मिटा दो इसको। यस का मान कितना है दूरी, ये दूरी कितनी हो जा रही है 7.2 मीटर, और ये वी स्क्वायर का मान, तो वी स्क्वायर का मान कितना आ गया, अब गुणा कर लीजिए 7.2 का 10 से करेंगे जो डेसिमल है वो हट जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। 72 का 2 में करेंगे 144 हो जाएगा। कोई दिक्कत अरविंद? एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स का। अब यदि v का मैं मान निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, 144 का वर्गमूल। ठीक है, क्या आंसर है? आंसर ये तो आपका, आपने निकाला ना, कैसा हमको लग रहा है कि यहाँ आएगा तो इसका वेग होगा, लेकिन मछली के लिए एक दूसरा वेग काम कर रहा है। वो तो आपको लग रहा था कि ये 7.2 मीटर की दूरी है। आपने अपवर्तनांक में क्या सीखा है? अपवर्तनांक में सीखा है कि अगर बॉडी यहाँ है इस पॉइंट पे, बात समझिएगा, इतनी ऊंचाई पे है या ऊंचाई पे, तो हमको ये दिखता है कि अगर रे यहाँ से यहाँ आती है ऐसे, तो ऐसे अगर ये सघन माध्यम यहाँ पे भी है ना, नीचे वाटर है, सघन माध्यम है तो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको जाना ऐसे था। तो मछली तो ये वाली रे देख रही है ना, इसको तो देख नहीं रही है वो। अगर वो इसको देख रही है तो उसको क्या लगेगा कि वस्तु यहाँ नहीं, उसको क्या लगेगा, मैंने बताया भी था हाइट डिफरेंस, उसको और ऊंचाई पे वो दिखेगा। ठीक है, लेकिन अधिक ऊंचाई पे दिखेगा, लेकिन पार्टिकल जो जितने समय पे वो जल में प्रवेश कर रहा है उसके हिसाब से जो फ्रेम से जो दिख रहा है वो भी उतने ही समय में यहाँ प्रवेश कर ही जाएगा, क्योंकि वास्तविक रूप से तो वही है। ये वास्तविक रूप से जितने समय पे ये पार्टिकल जो वास्तविक रूप से रियल में है, जिस समय ये जल में प्रवेश करेगा, क्या उसके फ्रेम से जो दिख रहा है वो भी उसी समय आ जाएगा। समझ आ रही है? यानी अगर मछली के फ्रेम से देखें तो ये इतनी दूरी तय कर रहा है और वास्तव में वो कितनी कर रहा है, इतनी तय कर रहा है। तो यदि मैं वास्तविक दूरी d मान लेता हूं और आभासी दूरी को यस मान लेता हूं, तो हमको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको यहीं छोड़ दीजिए, ये कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दीजिए, कैसे वो रिजल्ट में सहायता करेगा, आगे करेगा वो। अब मैं क्या जान पाया कि ये तो 12 मीटर पर सेकेंड तब होता जब ये केवल ये d वाली दूरी चलती तब, लेकिन मछली को क्या दिख रहा है, मछली को दिख रहा है कि उसी समय में वो इतनी दूरी चल रहा है, यस दूरी चल रहा है। उसको नहीं पता है कि वो d पे है, उसको तो यस पता है ना कि वो यस पे है। तो अब समझिए कि अगर वो डी की बजाय यस दूरी चल रहा है तो उसमें मैं रिलेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा। क्या लिखना चाहें तो लिखिए क्या कि उस आभासी दूरी को क्या मैं लिखता हूं, अपवर्तनांक n गुणे क्या लिखता हूं, जो वास्तविक दूरी हमारी थी d। ठीक है, यानी जितना अपवर्तनांक था उससे जो वास्तविक दूरी है उसमें गुणा कर देंगे तो हमारी वो मैक्सिमम दूरी मिल जाएगी। तो अब देखें यहाँ क्या मिलता है, n हमारा क्या है 4/3 है। 4/3 का मतलब क्या, ये 1 से अधिक ही ना है, और हमको पता भी है कि अगर जल का निकालेंगे तो 1 से अधिक ही आएगा, क्योंकि एयर का 1 होता है तो इसका 1 से अधिक ही होगा। तो क्या हो गया 4/3 इंटू डी कितना था हमारा, डी कितना था जी 7 पॉइंट कितना था 2 था ना, ऐसे था, यानी कुछ और आएगा। यस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप इसको कटा देंगे, आपको जो भी आए 3 से कटा दो इसको, 4 इंटू ये कितना आ जाएगा, काटोगे तो 3 2 6 2.4 आएगा ना। हाँ, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यस इक्वल टू क्या आ जाएगा 2496 यानी 9.6। बस ये सब इसकी जरूरत नहीं थी, बस मैं आपको समझाने के लिए कि क्या वास्तव में क्या दिख रहा है, डी का एक्चुअल मान क्या था 7.2 था, लेकिन मछली को लग रहा है कि वो 7.2 पे न होकर किस पे है, वो 9.6 मीटर ऊंचाई पे है। नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं था। अगर मैं इस तरह से करूंगा तो बहुत जाम होगा। मैं गतिकी के सारे, अब मैं यश निकाल लिया, दोनों का समय सेम रख के अगर गतिकी के जो तीनों समीकरण होते हैं उनकी सहायता से निकालूंगा तो जाम बढ़ जाएगा। और आपको कंपटीशन में क्या ध्यान देना रहता है कि हाँ लेस टाइम में आपको सवाल को करना है, तो इसीलिए इन सब का जो टाइम पीरियड कम करने का जो फॉर्मूला है वो कौन देता है, अवकलन और समाकलन। ठीक है, जो इस कैलकुलेशन को कम कर देगा। देखिए क्या है, ये क्या है, यस है, इसको इस फॉर्मूले को देखिए एन है, और ये क्या है डी। हमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं, बस मैं आपको दिखाया कि दूरी वास्तव में उसको अधिक दिख रही है। अगर ये यस है, ये एन है और ये डी है, ये दोनों तो दूरी है, ये आभासी दूरी है, ये वास्तविक दूरी है। यदि मैं क्या कर दूं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं टी के सापेक्ष में, तो लिखता हूं, अगर आप लिखेंगे एक लाइन बकायदा कि इक्वेशन 1 को टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर, डिफ्रेंशिएशन से अवकलन पढ़ लिया है ना, पढ़ा है अवकलन ना, थोड़ा बहुत भी याद है ना अवकलन। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी,
तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ds/dt हो जाएगा। सीधे सीधे उसको लिखना है बस, और कुछ नहीं उसमें करना क्या। यस है तो ds/dt हो जाएगा। n कांस्टेंट है, ये तो अपवर्तनांक है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, d, मैंने d लिख दिया है ना, d/dt। आप इसको इस d को कोई और संकेत दे सकते हैं, ठीक है, उसको कैपिटल D मान लीजिए। चलो दोनों d हो जा रहा है ना, d/dt। क्या मैटर क्लियर। अब क्या मैं इसी को वेग कहता हूँ, ds/dt को ही, ये भी एक वेग का ही फॉर्म है। तो क्या यही d/dt हमारा 12 मीटर पर सेकेंड है। अरे वास्तविक दूरी अपान समय, यही तो होता है। इसको मैं क्या ये भी तो कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं क्या लिखा है, इसी को मैं, आपने गतिकी में पढ़ा होगा तो डेल d/डेल t होता है, ये पढ़ा ना। तो यानी ये कहीं ना कहीं जो dd/dt लिखा है वो कहीं ना कहीं 12 मीटर पर सेकेंड है। और जो हमसे पूछा भी जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, ds/dt ही पूछा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है ना कि अगर मछली देखती है तो उसके हिसाब से यस दूरी चलती है उसी समय में, तो ये चाल मिल गई हमको। तो बस इतना सा कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही आपको निकालना था, ds/dt यानी मछली के हिसाब से वेग कितना होगा, तो मछली दूरी यस चलती है, समय t है, तो समय आपका ये हमको आपको निकालना था। तो n से गुणा कर दीजिए किसमें, ये पूरी वैल्यू आप निकाल चुके हैं 12। कोई दिक्कत, फिर से बता देते हैं, नहीं समझ में आया तो क्या n आ गया, n की वैल्यू क्या है 4.4/3 है, ये 12 है, या क्या हो गया 3 4 जा कट जाएगा, 4 4 जा कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि आपके फ्रेम से 12 मीटर पर सेकंड गिरना चाहिए, और लेकिन मछली के फ्रेम से अगर अधिक दूरी पे है तो अधिक तेज चलेगा, तभी तो उसी समय पे आ पाएगा। यानी आपका आंसर होगा 16 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत आकांक्षा। अपने देखो थिंकिंग लेवल को हाई करो। अगर ऐसे सवाल एक आध दो आप लगा लेते हैं तो किताब का कोई सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरविंद समझ में आ गया। अगर आप ये सब यदि आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगाएं तो झाम में पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको, यस से यानी आपको एक बार मानना पड़ेगा कि मैं अपने दृष्टिकोण से लगाऊंगा तो वो कहेगा कि 7.2 सेकेंड में दूरी चलता है उससे, तो उससे t निकालूंगा, उस t का मान जब इस वाले दूरी को रख के लगाऊंगा तो आपको मछली के सापेक्ष वेलोसिटी मिलेगी। तो उससे अच्छा है कि आपको टाइम टेकन न समझ के आप डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन की सहायता ले लेंगे तो जल्दी आ जाएगा। मिटा देना, बहुत कठिन नहीं है, बस आपको लगता है वैसे सवालों को कि कठिन है कठिन है। नहीं आया समझ में, फिर से एक बार जल्दी से देखो क्या था। मछली थी ये जो भी है 20 मीटर ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। लेकिन ये मछली तब देखती है जब इसको ये ऊपर से 12.8 मीटर की ऊंचाई तय कर लिया होता है। तो 12 तो यानी ये इसके हिसाब से क्या पता चला कि एक बॉडी है जो 7.2 ये वाली ऊंचाई, इस ऊंचाई से एक बॉल जो है नीचे आ रही है, इसको ये पता चलता है मछली को। तो ये अपने हिसाब से देखती है। तो यहाँ संज्ञान में रखिए कि इस जल का अपवर्तनांक 4/3 है। और क्या देखिए कि जी का मान आप जो जानते हैं वही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करता हूँ अपने हिसाब से कि यहाँ पे ये बॉडी किस स्पीड से नीचे आएगी या सरफेस पे आएगी, यहाँ जैसे ही जल की सतह पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आप जानते हैं कि 7.2 दूरी तय करनी है, यानी आपको यस पता है, ये भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे आ रहा है, कोई फोर्स उसको दिया नहीं गया है। तो आपका पुराना फंडा एकदम गति का तीसरा समीकरण v² = e² धन 2 जी है तो जी लिख लीजिए, यस अगर ए रहता तो ए रखते, एक्सेलरेशन की जगह हमारा जी है। तो यानी यहाँ यू मछली की दृष्टि से लग रहा है कि नहीं पार्टिकल यहीं से, यानी बॉल यहीं से आ रही है, तो उसके लिए यू 0 है। यानी v² हमको निकाल लेना है, ये धन 2, जी का मान 10, यस का मान आप निकाल चुके हैं 7.2, यानी उसको जो दिख रहा है। अगर यहाँ से मैं v² निकालूं तो इसका ये गुणा करके लिखेंगे तो 144 यानी 144 आएगा। और यदि स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये क्या है मीटर पर सेकेंड है। इतना क्या वास्तविक वेग था उसका। देखिए अब मछली के फ्रेम से जब बात करते हैं तो आपने एक थ्योरी जो पढ़ी है पुरानी,
क्या पड़ी है अपवर्तनांक वाली, तो उसमें उसकी ऊंचाई बदली हुई प्रतीत होती है। अगर वो 10 मीटर ऊंचा है और पानी में से आप देख रहे हैं तो अपवर्तनांक में निर्भर करता है कि उसको 15 मीटर ऊंचा दिखेगा या 20 मीटर ऊंचा दिखेगा या हो सकता है 18 मीटर ऊंचा दिखेगा। किस पे डिपेंड करता है कि इस जल का अपवर्तनांक कितना था, वो कितना जल को डाइवर्ट किया है। ठीक है, तो उसी तरह क्या दिखता है मछली को, आपने बताया ना पुरानी थ्योरी जैसे बताया उसे क्या बताया कि मछली को जो दिखता है वो कितना दिखता है 9.6 मीटर ऊंचा दिखता है, क्योंकि वो है तो 7.2 मीटर, लेकिन मछली को दिखता है कि नहीं वो 9.6 मीटर ऊंचा है। तो मैं उसके लिए निकालता हूं, तो आपके पास एक फॉर्मूला है कि जब भी आपको ये निकालना हो कि इसके लिए आभासी ऊंचाई, ये तो आभासी ऊंचाई दिख रहा है ना, कल्पना ही कर रहा है, वास्तविक थोड़ी है, उतनी ऊंचाई भी थोड़ी है, वास्तव में कितनी ऊंचाई पे 7.2 मीटर। तो आपको जब एक आभासी ऊंचाई हमको पता करनी है कि चलो इसके हिसाब से वो कितनी ऊंचाई पे होगा, आपको चूंकि मैं निकाल के दिखा चुका हूं 9.6, लेकिन हमको बता रहे हैं तो उसका रिलेशन क्या होता है। आभासी ऊंचाई को मैं यस मान लेता हूं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कि उस जल का अपवर्तनांक कितना था और क्या उसने वास्तविक दूरी यानी वास्तविक ऊंचाई उसकी कितनी है, ये होता है उसका फॉर्मूला, आप याद कर लें। यदि अभी कभी आपसे कोई पूछ दे कि एक यन या म्यू अपवर्तनांक वाले जल से मैं देख रहा हूं, अगर वो 10 मीटर की ऊंचाई पे है वास्तव में तो मुझको कितना दिखेगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यन का मान रखेंगे और 10 रख देंगे, जो आपको अंदर से दिखेगा वो मैटर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो वैसे ही मैं जब इस फॉर्मूले को देखा हूं यहाँ पे, तो हमको दिखा है क्या, यस इक्वल टू एन इंटू डी, यानी यस इक्वल टू एन इंटू डी। तो हमको पता चलता है कि यस किसके हिसाब से है, मछली के हिसाब से है, डी किसके हिसाब से है, वास्तविक दूरी है, वो किसी के हिसाब से सबके फ्रेम से, बाहरी फ्रेम से है। तो यदि मैं कहता हूँ यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ टी के सापेक्ष में, तो ये ds/dt होता है। मैं डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मैटर कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ जहाँ अप्लाई होने लायक है। ds/dt हो गया और n एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो n हो गया। और ये क्या हो गया dt, अगर d ही लिख लीजिए आप, d' कर लीजिए या d1 कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, अलग कर लीजिएगा आप करते समय। अगर d ही मैं लिख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आपको पता है कि दूरी ये कहीं ना कहीं ds/dt क्या होता है, आपने चाल की जब डेफिनेशन पढ़ी होगी वेलोसिटी की, तो ये चीज़ देखा होगा। इसको मैं या तो वेलोसिटी मैं इस तरह लिख दूं, या तो मैं s/t लिख दूं, या तो मैं ∇s/t लिख दूं, ठीक है। बस अंतर ये होता है कि ये दोनों जो तात्क्षणिक वेग दिखाते हैं, ये दोनों इसलिए मैं लिखता हूँ जब कोई बॉडी त्वरण में मोशन कर रही हो तो हमेशा हर क्षण उसकी वेलोसिटी बदलती है, उस क्षण के लिए मैं ये दोनों टर्म लिखता हूँ। अगर वो एक समान गति करती है, कोई त्वरण नहीं लग रहा है, तो मैं इसको लिख के काम चला सकता हूँ। अगर लेकिन हाँ मतलब तीनों का एक ही है, तीनों क्या दिखाता है, वेलोसिटी और स्पीड ही दिखाता है, ठीक है। तो यानी यस दूरी को टी समय में चलना, ये मछली के हिसाब से था, वही हमको निकालना भी है कि मछली के हिसाब से कितना वेग है। तो ये जब मैं निकाल लूंगा, इसी को मछली के हिसाब से जो वेग है उसको मैं लिखता हूँ, और उसको निकालना है तो यन, और इसको मैं पहले ही निकाल सका हूँ कि वास्तविक वेग कितना है। वास्तविक वेग अभी मैं निकाल के 12 मीटर पर सेकेंड दिखाया हूँ। तो यन इंटू अब क्या, वास्तविक वेग 12, यानी यन का मान 4/3 इंटू 12। अब इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो कितना आएगा, 16, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्या आप भी कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं तो मुझको क्या पता चलेगा, ठीक है ना। वीडियो सेव हो जाएगा, अगर अब भी कोई दिक्कत है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 3 बार नहीं 5 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तब जब तक न समझ में आए तब तक समझते रहिए। क्या आपने कोई सवाल लगा के आए हैं कि बस ऐसे ही? कोई प्रश्न किसी का है? नहीं है तो जान दो, मैं एक आध सवाल बताता रहूँगा बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और रिफ्लेक्शन से ऐसे सवाल, यानी आपको कभी भी ये ऐसा मैटर आ जाए कि ऊपर अपवर्तनांक वाला मैटर तो आप निकाल लेंगे ना, अपवर्तनांक से दूरी, आभासी दूरी अलग अलग रहा है, तो आप वो दूरी कैलकुलेट करके वो चाल अलग, वेलोसिटी अलग चाल, यानी कोई फोर्स मैकेनिज्म का सवाल हो, टर्क मैकेनिज्म का सवाल हो, या कोई सवाल हो, मतलब आपको बस याद इतना रखना है कि अपवर्तनांक से क्या इफेक्ट पड़ता है।
अपवर्तनांक से इफेक्ट इतना पड़ता है तो या तो वो अधिक दूर दिखाई देगा या तो पास दिखाई, यानी ऊंचाई उसकी घटी हुई रहेगी या तो बढ़ी हुई रहेगी। बस इतना सा मतलब है हमको, यानी प्रकाश का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी पुराना मैकेनिक्स रहेगा 11वीं का, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और अपवर्तनांक वाले मैटर में कोई दिक्कत नहीं हो तो हम आगे